नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज एक और नई क्लास के अंदर यहाँ अलग चैप्टर ले रहे हैं, तार केबल वायरिंग। दोस्तों यदि आपने मैराथन क्लास अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मैराथन क्लास देखिएगा जो अपनी रामबाणी क्लास है, और उसके अंदर पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कवर किया गया है। उसको एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ दिया गया है, और उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देखिएगा। आइए दोस्तों, तार केबल वायरिंग जो चैप्टर है, सबसे पहले इसमें समझते हैं कि तार यानी कि वायर क्या होता है। तो सीधी सी भाषा में अपन ये कहते हैं कि ये आपका एक चालक धातु होती है, और चालक धातु है तो इसमें वायर क्या वो करंट आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। अब जब करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है तो ये तार कहलाएगा कि जी नहीं, इसके लिए एक और सिस्टम होना चाहिए कि इसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल है ये क्या होना चाहिए, तो वृत्ताकार होना चाहिए। तो नॉर्मली अपन कहते हैं कि वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो और उसका कटाक्ष क्षेत्रफल कैसा हो, वृत्ताकार हो, तो बोलो वह क्या कहलाएगा, तार कहलाता है। तो वह चालक जिसमें सरलता पूर्वक धारा का क्या हो, प्रवाह हो, और उसका कटाक्ष क्षेत्रफल कैसा होता हो, वृत्ताकार होता है, तो बोलो वो क्या कहलाएगा, तार कहलाता है। फिर आता है कोर। ये कोर क्या है, तो अपन कहते हैं कोर जैसे कि एक चालक है, तो एक अकेला चालक अगर वो बिल्कुल स्वतंत्र है, चाहे वो आवरण युक्त हो चाहे वो नंगा हो, बिना इंसुलेटेड हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कोर कहलाता है। कोर अलग अलग प्रकार में है, जैसे कि अपन बात करते हैं इसमें ये एक तार है तो ये सिंगल कोर है। कोई एक केबल है जिसमें केवल दो ही तार हैं तो उसे डबल कोर कहेंगे। एक केबल है जिसमें ये तीन तार हैं तो इसे तीन कोर कहेंगे। और एक केबल मेरे दोस्तों ऐसी भी होती है जिसमें तीन तो बराबर के होते हैं और बीच में आधा होता है, तो उसे 3.5 कोर कहते हैं। 3 सही 1/2। इसमें जो बीच का होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। जबकि 3 होते हैं इसमें फेज होते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक होता है स्टैंडर्ड कोर यानी मानक कोर। ये क्या होता है, तो नॉर्मली अपन कहते हैं अनेक सारे तार होते हैं, उन तारों को ऐंठ कर अगर एक कोर बना दी जाती है तो उसे अपन स्टैंडर्ड कोर यानी मानक कोर कहते हैं। एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर स्टैंडर्ड कोर कहलाती। तो मेरे दोस्तों यहाँ एक से अधिक यानी अनेक तारों को ऐंठ कर जो कोर बनाते हैं वो आपकी स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। अगर सिंगल तार की है तो वो ओनली कोर होगी, उसे सिंगल कोर कहेंगे। अगर एक एक अलग अलग कोर है तो डबल हो गई। अलग अलग अगर 3 है तो 3 कोर होती है। आगे देखिएगा, यहाँ पे अब पढ़ते हैं अपन तार के प्रकार। तो यहाँ तार के अगर प्रकार देखते हैं तो ये देखिएगा, अब तार के प्रकारों में कौन कौन से आते हैं तो देखिएगा। पहला अपन पढ़ते हैं ACSR तार। ये क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर। क्या, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टील तार होता है और इसके मेरे दोस्तों चारों ओर यहाँ पे लगभग 7 से 8 एल्यूमिनियम के तार होते हैं जिसको लपेट कर बनाया जाता है। तो ये जो तार कहलाता है ये क्या कहलाएगा, ACSR तार कहलाता है। अब मुझे दोस्तों ये है कि इसको अनेक नामों से जाना जाता है, उपनामों से। क्या ये ऐसे रेसे से हैं, तो जी हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, रेसेदार तार कहलाता है। यहाँ अपन कहते हैं अनेक तारों को लपेट कर बनाया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, मानक। क्या ये बंडल के रूप में है, इसलिए बंडल कहते हैं। अब जब लपेट रहे हैं तो बीच बीच में गैप भी तो आ गया, क्या ये ठोस है क्या, जी नहीं, इसका मतलब ये खोखला है। कौन सा तार है, खोखला। और इसमें देखो ऐसे लड़ी लड़ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लड़ीदार तार भी कहते हैं। तो इसमें एक स्टील तार यानी GI तार होता है जो मध्य में स्थित होता है। स्टील तार का मुख्य कार्य होता है जो ACSR की तनन सामर्थ्य होती है, खिंचाव बल होता है, उसको सहन करना होता। वेरी मोस्ट लाइन है ये।
इसमें स्टील तार के ऊपर 7 से 8 एल्यूमिनियम तार अपन लपेटते हैं। इसका उपयोग सभी प्रकार की सिरोपरि यानी ओवरहेड लाइन होती है, चाहे वो वितरण लाइन हो, चाहे वो आपके पारेषण लाइन हो, सभी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, यहां पे अब आगे देखते हैं तो देखिएगा, यहां पे अपन ने लिखा जैसे कि 7/22 या लिखा 22/7, ये चीज लिखी। तो इसमें ये ऊपर का क्या है, तो ऊपर का अपन कहेंगे ये होता है संख्या, और जो नीचे का होता है ना ये होता है व्यास। अरे ये कितना, तो अपन कहेंगे भैया एक तार का व्यास। कितने तार का व्यास होता है, एक तार का ये व्यास होता है। तो हमेशा ऊपर वाला मान क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा, तारों की संख्या को, और नीचे है तो एक तार का व्यास होता है। चाहे उल्टा लिख दो तो ये भी क्या है, संख्या है, और नीचे का हमेशा क्या रहेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि 5/20 है या 7/22 है, और इसके अंदर स्टील तार व एल्यूमिनियम तार है, स्टील तार व एल्यूमिनियम तार है, तो बताओ एल्यूमिनियम के तार की संख्या कौन सी है और स्टील तार की कौन सी है। तो फिक्स है कि जो कम संख्या होगी वो हमेशा स्टील तार होंगे, और ज्यादा संख्या होगी वो एल्यूमिनियम तारों की संख्या होगी। क्योंकि यहाँ व्यास का जिक्र नहीं कर रहा, वो दो धातु के बारे में जिक्र कर रहा है, तो एक तो एल्यूमिनियम होगा और एक स्टील होगा। तो ये तो हो जाएगा स्टील और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसको 5/20 भी लिख सकता है, तो 5 स्टील के तार हैं और 20 एल्यूमिनियम के तार होते हैं। एक होता है CCSR, कुछ नहीं है, यहाँ एल्यूमिनियम की जगह कॉपर लगा दिया गया है। तो यहाँ पे कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड तार होता है। दूसरा इसमें ये चीज और देख लीजिए कि 2 एल्यूमिनियम के तार है। भाई 2 क्या है, एल्यूमिनियम के तार है। तो जैसे अपन कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर लंबी बनानी है, लेकिन हमारा एक चालक है जो 2.5 किलोमीटर का ही है, तो 2 तारों को जोड़ने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, कंप्रेशन स्लीव का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि 2 SCSR तारों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अपन कंप्रेशन स्लीव का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा है अपना ये CCSR, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसकी संरचना भैया ACSR के समान होती है। तो इसमें एल्यूमिनियम के स्थान पर कॉपर का तार प्रयोग करते। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। एक होता है अपना GI तार यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जस्तीकृत लोहा। अब ये GI क्या है, तो GI है गैल्वेनाइजिंग आयरन। तो दोस्तों हमारी जो ओवरहेड लाइन होती है ये बड़े पोल पे इस तरह, तो यहाँ पे 2 तार जाते हैं, तो ये होते हैं अर्थिंग तार, और ये अर्थिंग तार ही किसके बने होते हैं, GI के बने होते हैं। तो इसका अपन सीधा सा कहेंगे कि अर्थिंग तार जितने भी होते हैं वो बोलो किसके बने होंगे, GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन जस्तीकृत लोहे के बने होते हैं। इसके अलावा जो टेलीफोन लाइन होती है वो टेलीफोन लाइन भी किसकी बनी होती है, GI की बनी होती है। आगे देखिएगा, तो यहां पे सीधा सा अपन कहते हैं तार का व्यास मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग करते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि तार का मोटाई जो है, इसका व्यास जो मापना है वो किससे मापेंगे, तो यहाँ पे वायर गेज के मापेंगे। यानी कि वायर गेज होता है, उसमें होल होते हैं, होल के अंदर फंसाओ आराम से यूं सीधा, और ये न तो ढीला होना चाहिए ना टाइट होना चाहिए। तो उस खांचे में फंसा करके अपन व्यास माप लेते हैं, क्योंकि उस खांचे के पास में ही MM या SWG की अंदर प्रणाली में माप लिखी होती है। अब ये कह रहा है तार का व्यास, तो यहाँ पे अपन ने कहा कि ये तो SWG है, तो भैया अगर SWG 1 है तो यहाँ MM ये है, तो 7.620 mm, ये सारे नीचे के mm में है। इसका मतलब ये है कि एक SWG को कितने mm में बांटा गया है, तो अपन कहते हैं एक SWG बराबर 7.62 होता है। यहाँ 2 बराबर कितना होता है, 7.010 होता है। 3 बराबर कितना होगा, 6.401 होगा। 4 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 5.8
893 और 5 का होता है 5.385 और 0 का होता है 8.230। कितना होता है 8.230। ये है 0 से 5 तक, ये तो आप करेक्ट याद कर लीजिए दोस्तों। फिर होता है टिन आले पे तांबा तार। तो टिन आले पे तांबा तार का मतलब समझ लीजिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें भी ज़्यादा जोर नहीं आएगा। तो देखो हमने कहा कि भाई यहाँ पे ये तो टिन आले पे तांबे तार का व्यास है। तार कौन सा लिया कि साहब, हमने तांबे का तार लिया था और उसके ऊपर पॉलिश किसकी चढ़ा आ रही है, टिन की पॉलिश चढ़ा आ रही है। तो यहाँ इस तार को लिया और यहाँ लगाया हमने। जैसे ही लगाया तो ये कितना होता है, तो यहाँ से उल्टा चले 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये व्यास हो गया। अब इस पर दो धारा मापी जाती है, एक तो अपन फ्यूज के लिए काम में लेंगे और एक नॉर्मल अपन लोड के लिए काम में लेंगे। तो भाई लोड के लिए काम में ले रहे हो तो उसे तो कहते हैं धारा रेटिंग, और फ्यूज के लिए लगा रहे हो तो अपन उसे फ्यूजिंग रेटिंग कहते हैं कि भाई कितनी फ्यूजिंग रेटिंग का होना चाहिए। तो धारा रेटिंग हमेशा कम होती है और फ्यूज रेटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे सपोज करो 5 एम्पियर कोई मोटर ले रही है तो भाई फ्यूज लगाएंगे जो तो ज़्यादा ही होगा ना। ये थोड़ी है कि 3.5 एम्पियर का आपने फ्यूज लगा दिया, मोटर ले रही है 5 एम्पियर, तो फ्यूज पहले ही हो जाएगा, मोटर चलेगी कैसे। तो यहाँ ये 5 का है तो यहाँ लगभग अपन मान के चलते हैं 7.5 या 8 एम्पियर का फ्यूज अपन लगाएंगे। तो हमेशा फ्यूजिंग रेटिंग यानी फ्यूजिंग धारा जो होती है वो ज़्यादा होती है किससे, धारा रेटिंग से। अब तो 40 SWG का होगा ना तार, उसकी धारा रेटिंग तो होती है 1.5 और उसमें फ्यूजिंग धारा कितनी होगी 3। अब ये कैसे याद करना है, तो अपन ने 40 से और 30 तक की गिनती लिखी क्योंकि SWG उल्टा काम करता है, लेकिन ये दो प्रणाली है तो ये तो सीधी काम करती है। तो आप याद रखो फ्यूजिंग धारा ये 40 है तो ये तो 40 से इधर लिख दिया और इसमें कुछ नहीं करना, 3 से स्टार्ट कर दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए याद सीधा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 35 SWG का तार है तो उसके लिए बताओ फ्यूजिंग धारा कितनी है, 8 एम्पियर है, सीधा हो जाएगा याद। अब आती है बात इसमें धारा रेटिंग, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 1.5, 2.5, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, यानी कि इसमें पॉइंट आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4 और 1, 5 और 5 आ रहे हैं सादे साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6। तो यानी ये याद रखो। अब इसमें कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई 5 एम्पियर धारा रेटिंग है, 5 एम्पियर धारा रेटिंग है तो इसके लिए कितने व्यास का तार प्रयोग करेंगे। तो भैया तार के पास आ जाओ, 35 SWG का। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्यूज रेटिंग अगर 8 है तो उसके लिए कौन सा होगा, तो इसके लिए कितना होगा, 35 ही होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से 5 ये ध्यान रख लिया आपने और ये पूछ लिया कि 5 एम्पियर, लेकिन वो साफ लिख के देगा कि फ्यूज रेटिंग पूछ रहा हूँ, सामान्य रेटिंग पूछ रहा हूँ। फ्यूज रेटिंग आपकी 5 है तो व्यास कितना होगा 38, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, है ना। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला पॉइंट आता है केबल। एक या एक से अधिक आवरण युक्त तार केबल कहलाती है। भैया ये है, देखो ये अंदर का भाग तार है, तार के ऊपर आपने अचानक आवरण चढ़ा दिया तो ये क्या बन गई, केबल बन गई। बस इतना याद रखना है, केबल तार कहलाती है। यानी केबल पर अचालक आवरण चढ़ाया जाता है। तो अचालक में क्या चढ़ाया, तो अपन कहेंगे अचालक में हम रबड़ चढ़ाते हैं, VIR यानी वल्केनाइज्ड इंडिया रबर हो गया, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड साधारण रबड़ हो गया, इम्प्रेग्नेटेड पेपर जिसे संसेचित कागज कहते हैं, लेदराइड पेपर हो गया, वार्निश आदि का अपन क्या करते हैं,
प्रयोग करते हैं। अब अचालक के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो नॉर्मली देख लीजिए कि इसकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। और ये किस में मापी जाती है, तो अपन कहते हैं भैया केवी प्रति mm में मापी जाती है। यह बिल्कुल क्या होना चाहिए, अचालक लचीला होना चाहिए ताकि हमारी केबल है मजबूत बनी रहे। यह विद्युत रोधी होना चाहिए। इस पर तेल, ग्रीस, नमी, अम्ल आदि का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसका विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इसकी विद्युतशीलता निम्न होनी चाहिए और यह अज्वलनशील होना चाहिए। इसमें उच्च तापमान सहने की क्या होनी चाहिए भैया, क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन कहते हैं कि इसमें ताप प्रसार गुणांक कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। आगे देखो, तो यहां अपन बात करते हैं केबल की संरचना। क्या, केबल की संरचना। तो हमारी ये केबल की संरचना है। अब इस केबल की संरचना में देखो, सबसे जो बीचों बीच का भाग है अंदर का, उसे कहते हैं कोर। और इस भाग के अंदर धारा का क्या होता है, प्रवाह आसानी से होता है। तो ये एल्यूमिनियम की भी हो सकती है और ये कॉपर की भी हो सकती है। अब इसके ऊपर भाई हाथ लगाएंगे तो करंट आएगा, तो उससे बचने के लिए इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया, इंसुलेशन। अब इंसुलेशन के पास में नमी पहुंच सकती है, तो नमी से बचने के लिए या आर्द्रता से बचने के लिए एक और परत चढ़ाई जिसे कहते हैं सितड़। और ये सितड़ है जो कांच की हो सकती है या एल्यूमिनियम की हो सकती है। अब ये कांच की है तो टूट जाएगी, इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर जो परत चढ़ाते हैं उसे कहते हैं अपन बेंडिंग। क्या कहते हैं, बेंडिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सितड़ की सुरक्षा के लिए कौन सी परत चढ़ाते हैं, तो बेंडिंग परत चढ़ाई जाती है। दूसरा, अब ये केबल है, अब कुल्हाड़ी से अगर चोट मारते हो तो कट जाएगी, तो उसे यांत्रिक चोट से बचने के लिए या कोई भी हथौड़े की चोट है, यांत्रिक दबाव है, तो उससे बचने के लिए एक और परत चढ़ाते हैं। तो इसमें जीआई स्टील के तार प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे उसे आर्म रिंग परत कहते हैं। आर्म रिंग का मुख्य कार्य होता है केबल को यांत्रिक चोट से बचाना। दूसरा होता है सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे सर्विंग कहते हैं। बाहर का जैसे वातावरण है, धूप है, छांव है, मौसम है, तो उससे सुरक्षा करने के लिए यहाँ सर्विंग यानी साधारण रबड़ हो चढ़ाया जाता है। तो ये VIR होता है। ये आपकी आर्मरिंग होती है जो GI तारों की बनी होती है। मीटर की केबल तो देख ली, मीटर की केबल, तो उसमें सबसे ऊपर की परत कौन सी आएगी, ये आएगी। और फिर अंदर आपने देखा होगा तार ही तार निकलेंगे, तो वो आर्मरिंग होती है। वो कौन सी है, तो वो बाहर से आप कुल्हाड़ी से काटो, कटेगी क्या, नहीं कटेगी। तो यांत्रिक चोट से सुरक्षा कौन करेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इसको कैसे याद रखना, तो देखो ये साब सिक, एक शब्द है साब और सिक। तो यहाँ एस का मतलब क्या है, क्या है, ए का मतलब, बी का मतलब, और एस का मतलब, आई का मतलब, और सी का मतलब कंडक्टर कह दो या कोर कह दो ना। तो यहाँ पे सबसे नीचे तो ये और सबसे ऊपर ये, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आगे देखो, अब यहाँ पे मैंने वैसे तो पूरा बता दिया, फिर भी एक बार और पढ़ लीजिए। कोर किसे कहेंगे, तो केबल का वह भाग जिसमें धारा का प्रवाह सरलता से होता है और यह अंदर की ओर स्थापित होता है, यानी आंतरिक मध्य का पॉइंट होता है। कोर का सामान्यतः बोलो किसकी बनाएंगे, तांबे या एल्यूमिनियम, और कोर केबल के मध्य में स्थापित होती। अब आता है इंसुलेशन। तो कोर के ऊपर इंसुलेशन की परत चढ़ाते हैं। इंसुलेशन के रूप में कैम्ब्रिक कागज, वार्निश युक्त कागज या इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है। एक आता है फिर धात्विक परत यानी सितड़, तो मेटालिक सितड़ होता है। यह परत इंसुलेशन के ऊपर सीसा या एल्यूमिनियम की परत होती है। इसका मुख्य कार्य होता है मेरे दोस्तों नमी यानी आर्द्रता को रोकना। फिर आती है बेंडिंग यानी संस्तरण। तो बेंडिंग परत धात्विक परत के ऊपर होती है। यह फाइबर या जूट या बेंडिंग कंपाउंड के तरल पदार्थ में डूबे टाट की बनाई जाती है और इसका मुख्य कार्य होता है धात्विक परत को यांत्रिक चोट से बचाना। धात्विक परत को बचाना यानी शीशे की जो अंदर परत होती है उसको यांत्रिक चोट से बचाना होता है। नेक्स्ट जैसे कि अपन पढ़ते हैं यहाँ पे आर्म रिंग।
आर्म रिंग, यह परत स्टील का तार यानी GI के बनी होती है और इसका मुख्य कार्य केबल की यांत्रिक चोट या फिर अधिक दबाव को सहन करना होता है या सुरक्षा करना होता है। यह परत सर्विंग से नीचे तथा बेंडिंग के ठीक ऊपर होती है और सर्विंग होती है लास्ट परत। यह परत केबल के सबसे ऊपर स्थापित करते हैं। इसका मुख्य कार्य बाहरी वातावरण प्रभाव से आर्म रिंग की सुरक्षा करना होता है और यह रबर या फाइबर की बनी होती है। अगला देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पॉइंट पे आइए सीधा। ये देखिएगा, केबल की रेटिंग किस पर डिपेंड करती है? तो सीधा सा अपन कहते हैं चालक का प्रकार होना चाहिए, चालक कैसा है कैसा नहीं है, इंसुलेशन कौन सा चढ़ा हुआ है, चालक धातु होनी चाहिए, ये तांबे का है एल्यूमिनियम का है, चालक का कटाक क्षेत्रफल मोटा है पतला है, क्योंकि उसे पे तो डिपेंड करेगा वोल्टेज, तो तारों की संख्या है और तापमान और संचारण, तो इस पर क्या है केबल की रेटिंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट है सर्ज प्रतिबाधा यानी सर्ज इम्पीडेंस। पारेषण लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन में हानि रहित विशेषता दर्शाती है, वही आपकी क्या कहलाती है? सर्ज प्रतिबाधा। सर्ज प्रतिबाधा हमेशा नो लोड पर होती है। कौन से लोड पर होती है? नो लोड पर होती है। और सर्ज प्रतिबाधा का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? ZC होती है। मात्रक क्या होगा? ओम। और केबल में सर्ज प्रतिबाधा ज्ञात कैसे करते हैं? तो दो चीज याद रखना, केबल में पूछ ले क्या, केबल में पूछे तो सीधा ठोकना 50 ओम, और यदि ट्रांसमिशन लाइन में पूछ ले तो सीधा ठोकना 500, यानी 50 लिख देना और 1 0 और बढ़ा देना। अब भैया ये नहीं मिले तो 10 इसमें से घटा देना और 10 जोड़ देना, यानी कि 40 और इधर कर देना 60, तो बीच में से इसको हटा देना, यानी 40 से 60 होती है। 50 आ गया ना बीच में। अब इसमें 10 की बजाय 100, तो यानी 100 इधर घटा देना, यानी कितना हो गया? 400, और इधर 100 जोड़ देना, यानी 600। तो ऐसे याद रखना। या तो फिक्स 50 दे देगा, 50 नहीं देता है तो 40 से क्या होती है? 50। और ट्रांसमिशन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइन उसकी 400 से, और ट्रांसफॉर्मर्स में पूछ ले तो 1000 होती। यही इंपोर्टेंट है बस, और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे पर केबल में सर्ज प्रतिबाधा अगर निकालना भी है तो ZC बराबर अंडर रूट में होता है L/C। L का मतलब होता है यहाँ इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व, और C का मतलब होता है यहाँ धारिता यानी कैपेसिटी। अरे सब कुछ नीचे लिखा हुआ है, मिल जाएगा। तो लोडिंग सर्ज प्रतिबाधा, तो यहाँ लोडिंग सर्ज प्रतिबाधा निकालना है तो V का स्क्वायर बटा सर्ज प्रतिबाधा निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो देखो यहाँ लिख रखा है केबल में सर्ज प्रतिबाधा, तो केबल में ज्ञात करना है तो 50 या फिर 40 से 60। और दूसरा अपन ट्रांसफॉर्मर में बात करते हैं तो 1000 होता है। यहाँ पारेषण लाइनों में सर्ज प्रतिबाधा 500 होता है, या फिर अपन कहेंगे 400 ओम से 600 ओम होता है। नेक्स्ट सीधा अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो केबल के प्रकार है वो केबल के प्रकार कौन से हैं? तो भैया केबल के नाम याद रख लेना या फुल फॉर्म याद रखना सीधा इसमें। VIR केबल, तो ये सब जो VIR जो पदार्थ है सबसे अच्छा अचालक है, एक तो सबसे अच्छा अचालक। तो VIR केबल यानी वल्केनाइज्ड इंडिया रबर केबल और टिन आलेपित तांबे तार पर VIR का आवरण चढ़ाकर तैयार। इसका उपयोग अस्थायी वायरिंग या कैसिंग कैपिंग वायरिंग या कंड्यूट पाइप वायरिंग आदि में किया जाता है। फिर आता है वेदर प्रूफ। अब भैया वेदर का मतलब होता है एक तरीके से मौसम। तो यहाँ पे यह केबल VIR केबल पर, यानी केबल तो VIR ही है, उसके ऊपर एक और पदार्थ चढ़ा दिया, कौन सा? बिट्यूमिन पदार्थ चढ़ाकर तैयार कर दिया जाता है। तो ये अधिक ठंडे प्रदेश हो या फिर अधिक गर्म वाले क्षेत्र हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे अपन घरेलू वायरिंग है, औद्योगिक हो गया या खुले स्थान हो गए जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ रही है या बहुत अधिक गर्मी है, तो वहाँ पे वेदर प्रूफ का प्रयोग करते हैं। एक होती है CTS केबल, केब ट्राई सिथड़। अगर केब ट्राई सिथड़ नहीं मिलेगा तो केबल ट्राई सिथड़ मिलेगा। VIR केबल पर कठोर
रबर चढ़ाकर तैयार किया जाता है। एक TRS केबल यानी टफ रबर सिथड़, तो ये CTS केबल का ही सुधरा हुआ रूप है। एक होती है PVC केबल यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो भैया जो अपन घरों में यूज ले रहे हैं ना, वायरिंग के लिए जो यूज लेते हैं, घरों में वायरिंग करते हैं, 100% कौन सी होती है? वो PVC, यानी जितने भी लचकदार केबल होते हैं वो आपकी कौन सी होती है? PVC, और ये वेरी मोस्ट है। तो यहाँ तांबे या एल्यूमिनियम तारों पर इंसुलेशन के रूप में PVC आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। इस पर तेल, ग्रीस, पानी, नमी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपयोग सामान्य सभी घरेलू वायरिंग में किया जाता। ध्यान रखना, जो PVC होती है इसको अगर कम तापमान पर गर्म करते हो तो इसमें भंगुरता का गुण आ जाता है। यहाँ LSC यानी लेड सिथड़ केबल, अब इसमें क्या है? यानी शीशे का आवरण युक्त केबल। भाई हमारी PVC केबल ही है, लेकिन उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया? शीशे का आवरण चढ़ा दिया। अब शीशे का आवरण चढ़ा दिया तो अब कोई केमिकल रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए उसको रासायनिक उद्योगों में हम प्रयोग करते हैं, या नमी वाले क्षेत्रों में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी रासायनिक प्रयोगशाला या उद्योगों में इसका प्रयोग अपन करते हैं। एक होता है ट्रोपोडोर केबल। अब भैया ये PVC केबल पर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड एक रासायनिक पदार्थ होता है वो, तो थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड पदार्थ चढ़ाकर तैयार करते हैं, और इसका उपयोग है रेलवे के जो सिग्नल होते हैं, लाल पीली बत्ती, तो रेलवे सिग्नल या पावर जो मशीनें होती है वहां पर यूज करते हैं। यहाँ एक केबल होती है आर्मर्ड केबल। भैया जो मीटरों के अंदर लगाते हैं ना, घरों में मीटर होता है, तो वहां खंबे से मीटर तक की जो डोरी आती है वही कौन सी केबल होती है? आर्मर्ड केबल होती है। एक होता है XLPE यानी अपन कहेंगे क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन केबल। फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है इसकी। क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन केबल, यानी इसका उपयोग निम्न वोल्टेज यानी 11 kV तक अपन करते हैं, और यह 130 डिग्री ताप पर आसानी से क्या करेगी? कार्य करती है। एक होता है PILC यानी पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल। नाम याद रख लेना, और ये याद रख लेना कि यह 650 वोल्टेज तक कार्य करती है। PILC STAC यानी पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सित्र है क्या? नहीं, सिंगल टैप्ड आर्मर्ड केबल। ठीक है, ये सिंगल पे है तो ये 11 kV तक यूज होगी। अगर ये डबल टैप्ड है तो ये 11 से ऊपर होती है, यानी 33 kV तक। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टैप्ड आर्मर्ड केबल, तो ये 33 kV तक अपन प्रयोग करते हैं। एक होती है OFGP ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल, और ये जो होती है 132 kV तक अपन प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखो HSO यानी हाई स्पीड ऑनलाइन केबल, हाई स्पीड ऑनलाइन केबल, और इसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार। ये आकार के लिए प्रसिद्ध है, ये आकार के लिए, और ये अधिक क्षमता के लिए है, यानी 132 kV तक। 132 से ऊपर हम यूज लेते नहीं है केबल, तो हाईएस्ट ये है। और ये है आकार के लिए कि त्रिभुजाकार आकार किसका मिलेगा? कटाक्ष क्षेत्रफल, तो HSO का मिलेगा, यानी HSO यानी हाई स्पीड ऑनलाइन केबल। यहाँ अपन सीधा से ये कहते हैं STP केबल यानी कि शिल्डेड ट्विस्ट पेयर केबल। इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान है या अधिक ठंडे हैं, अधिक गर्म स्थान होते हैं, तो वहां पे STP का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आगे एक है UTP केबल यानी अनशिल्डेड ट्विस्ट पेयर केबल। इस केबल का जो उपयोग है आपके जैसे CCTV कैमरे होते हैं, वॉइस डाटा होती है, या वीडियो रिकॉर्डर होती है, वीडियो कंट्रोलर होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, फैक्स केबल होती है, इन सभी के अंदर जो केबल यूज होती है वो कौन सी होती है? UTP केबल होती है। एक होती है OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इस केबल का उपयोग नेटवर्किंग एरिया है, टेलीफोन लाइन होती है, या डिश की केबल। आपने पहले टेलीफोन डोरी जो आती थी
बीच में मोटे साइडों में तार, और बीच में एक रुई सी निकलती थी रेसे से, या फिर ब्लैक एंड टीवी होती थी, उसका एंटीना लगाते थे, चपटी सी केबल, तो उसमें बीच में भी रुई सी निकलती थी। कभी यो रगड़ना उस रुई सी को, मजा आ जाएगा। एक शब्द, एक फड़ी देखिए, कोंच की फड़ी, जानते हो ना कोंच की फड़ी, दवाई के रूप में बहुत अच्छी काम आती है। उसको कभी सेक के खाना, गिल्ली को तोड़ के, तो आराम से अच्छी लगती है, बालोड़ की तरह होती है, बालोड़ के बीज की तरह। और जब सूख जाती है तो उसके बिल्कुल छोटी छोटी रूम होती है, तो यूं रगड़ देते हैं ना, तो फिर तो जब तक गोबर नहीं लगाएंगे जब तक वो जाएगी भी नहीं। तो गोबर से, यानी गोबर लगाओ, थोड़ी देर रखो और फिर धो लो आराम से। तो ऐसे ही एक क्या है, क्लास के अंदर पहले छोटे थे, पढ़ते थे तो ध्यान था नहीं, तो मैडम क्या है ज़्यादा पीटती थी, कमज़ोर थे, पीछे बैठते थे। अब लंच हो गया तो मैं क्या किया, कागज़ के अंदर थोड़ा सा ले गया और वहाँ पे थोड़ा सा टेबल के ऊपर जहाँ हाथ रखती है वहाँ पे लगा दिया। अब वहाँ क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में कुचलने लग गई। अब कुचलने लग गई तो मामला खराब हो गया। अब मैं मेरे चुपचाप बैठा रहा, मैं क्यों कहूँ, तो वहाँ धीरे धीरे कैसे कुचल ज़्यादा लग गई। तो दूसरे टीचरों से डिस्कस हुआ कि मैडम तरीके से धो लो साबुन वाबुन लगा के। तो मैडम ने खूब साबुन लगा लिया। एक लड़के ने समझ गया कि मैडम के पोंछ लग गई, तो एक लड़के ने बोल दिया कि मैडम गोबर लगाओ। अब मैडम ने 2-4 उसके लगा दिया, कैसे मैं गोबर लगाऊंगी क्या। एंड में जाके प्रिंसिपल से पूछा कैसे ऐसे ऐसे कोई पोंछ से हरकत हो गई, तो एंड में जाके गोबर लगाना ही पड़ा। गोबर लगा के थोड़ी देर रही और वहाँ फिर जैसे ही दुल्हा तो फिर ठीक हो गई। लेकिन आपको क्या हुआ? मेरा क्या हुआ, बाद में दूसरे दिन पता लग गया तो जोरदार ठुकाई हुई। लेकिन ये तो है कि सबक मुझे भी आ गया और मैडम जी को भी आ गया, तो ये था थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय थोड़ा सा जानते नहीं थे, नादान बुद्धि थी, बच्चे थे उस समय, तो ऐसा हुआ है ना। तो यहाँ पे यूटीपी केबल, तो ये अपन ने पढ़ लिया, और ऑप्टिकल फाइबर केबल ये भी अपन ने पढ़ा। है दोनों की जो ऊष्मा होती है वो ट्रांसफर ना हो। हाँ जी, तो यहाँ पे अब देखो जो हमारी भूमिगत केबल होती है ना, भूमिगत केबल होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है बेल्टेड, एक होती है स्क्रीन या शिल्डेड कहते हैं, और एक होती है दाब प्रेशर। भैया ये फिक्स है 3 केबल। ये अंडरग्राउंड के लिए ज़्यादातर यूज लेते हैं। अगर निम्न यानी कि आपको 11 kV तक यूज लेनी है तो बेल्टेड, मजबूरी में आप 22 kV दे सकते हो, लेकिन सामान्यतः 11 kV तक अपन यूज लेते हैं। फिर आती है स्क्रीन, ये आपकी कहाँ तक होती है, 22 kV से लेकर के 66 केबल तक होती है, और 66 से ऊपर यानी 132 तक होती है वो दाब प्रेशर केबल होती। तो ये ध्यान रखना, 3 होती है, बेल्टेड, स्क्रीन और दाब। बेल्टेड, स्क्रीन और दाब, ठीक है। तो यहां पे फिर आता है वोल्टेज के अनुसार। तो भैया वोल्टेज के अनुसार कैसे होता है ये भी देख लीजिए। तो इसको वोल्टेज के अनुसार भी वो पूछ लेता है कई बार। तो वोल्टेज के अनुसार पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन कहेंगे एक होती है लो टेंशन, ठीक है, दूसरी होती है हाई टेंशन, ठीक है, फिर कहते हैं इससे भी ऊपर यानी सुपर टेंशन, फिर कहते हैं इससे भी ऊपर, फिर अपन कहते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन, फिर कहते हैं इससे भी ऊपर तो एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन, एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखो, लो टेंशन को कहते हैं निम्न तनाव, और निम्न तनाव यानी लो टेंशन कितना होगा, एक। ये केबल की क्षमता है। कहीं वोल्टेज में आप चले जाओ कि लो वोल्टेज, तो भैया लो वोल्टेज तो 250 वोल्टेज तक होता है। ये केबल के अंदर पूछ रहे हैं अपन, केबल का प्रकार है वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लो टेंशन जो होता है केबल वो 1 kV तक होता है। हाई टेंशन की बात करते हैं तो 11 kV तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर टेंशन, तो 33 kV तक होता है, 11 से 33 kV। यहाँ एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो होता है 33 से 66, और मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो होता है वो आपके 66 से 132 kV तक होता है। ये 5 प्रकार होते हैं वोल्टेज के अनुसार, और 3 प्रकार होते हैं भूमिगत यानी कि बेल्टेड, स्क्रीन और दाब प्रेशर केबल होती है। यहां नेक्स्ट देखते हैं केबल को गाड़ने की विधियां।
अब केबल को गड्ढे में गाड़ दीजिए। तो भैया यहाँ पे अब केबल नाम याद रख लो। एक होता है सीधा बिछाना, यानी सीधे नाली खोदो, केबल बचाओ, ऊपर हल्की सी मिट्टी डालो, उसके ऊपर एक एक ईंट लगा दो और शेष खाए को मिट्टी से भर दो, ताकि गलती से कोई दोबारा फावड़ी भी मारे खोदे तो अपनी केबल ना कटे। तो वहाँ ईंट या पत्थर की अपन परत लगा देते हैं। तो यहाँ पे गहराई कितनी खोदते हैं, तो लगभग 1 मीटर याद रखो अभी तो, कि 1 मीटर गहरी होनी चाहिए और आधा मीटर चौड़ी होनी चाहिए, बस इतना याद रखो अभी। क्यों, अभी इतना अपन को समय नहीं है, ताकि अपन को। और दूसरी होती है पाइप बिछाना, यानी लेइंग पाइप या डक्ट या वाहिनी होती है। नाली खोद करके पाइप बिछा देते हैं और उस पाइप में केबल अपन डाल देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ठोस। ठोस में क्या होता है, ट्रफ होते हैं बेकेलाइट के या सीमेंट के। तो इसमें इस प्रकार से होते हैं, यहाँ डक्ट इस तरह कटे होते हैं ये। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे केबल जाती है, ये पूरे आर पार बिछा देते हैं, यहाँ केबल डाल दी। अब एक ट्रफ और लेते हैं, इसको उल्टा रख दिया जाता है। उल्टा रख दिया जाता है तो केबल फिक्स हो गई। अब इसको शेष खाए को मिट्टी से भर दिया जाता, बस। ये 3 विधि होती है। और लाभ क्या है, तो इसके रख रखाव की आवश्यकता नगण्य, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य क्या होती है, अधिक होती है, और इसका जीवन काल क्या होता है, और वातावरण का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं होता है। अब भैया केबल के दोष, अरे केबल के दोष, जैसे केबल है बीच में से टूट करके अलग हो गई, तो बोलो ओपन सर्किट होगा कि नहीं होगा। और केबल के 2 तार है आपस में चिपक गए हो, तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। और केबल का एक तार है, उसका इंसुलेशन छिल करके कोई बॉडी के टच हो गया, तो वो क्या हो गई, लीकेज हो गई, अर्थिंग धारा हो गई यानी। तो ये 3 दोष होते हैं। यहाँ पे सीधा सा अपन समझते हैं केबल दोष का परीक्षण करो। तो भैया परीक्षण कैसे कैसे करते हैं, तो ये परीक्षण इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला आता है ब्लावियर परीक्षण, ठीक है। और एक है लूप और एक है मुर्रे का गया, ये रहा मर्रे और वर्ली, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मर्रे लूप टेस्ट मेथड और वर्ली लूप टेस्ट मेथड, और ये दोनों जो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक तो होता है ब्लावियर, एक होता है मर्रे, एक होते हैं वर्ली लूप मेथड। ये दोनों ही ध्यान रखना। नहीं लिखा क्या इसमें, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये रहा व्हीट स्टोन ब्रिज सिद्धांत पर अपन क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे भूमिगत केबल के लाभ देख लो सीधे, बस 3 याद रखने हैं, ब्लावियर, वर्ली और मुर्रे, बस। भूमिगत केबल के लाभ देखो, इसका जीवन काल क्या होता है, अरे भूमिगत केबल का जीवन काल क्या होगा, लगभग कितना, 40 से 50। और यह केबल सुरक्षा की दृष्टि से क्या होती है, यह आंधी तूफान भूकंप से क्या होगी, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इनमें दोष की संभावना क्या होती है, और इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भैया जहां लाभ है वहां हानि भी है, तो इसमें दोष ढूंढना क्या होगा, दोष को ठीक करना भी क्या होगा, और इसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर नहीं किया जा सकता है, और ये महंगी होती है। तो यहाँ पे ये चीज अपन ने देख ली। और यहाँ पे देखते हैं कि भैया आपने केबल तो ले ली, लेकिन केबल को उपकरण से तो जोड़ो। तो केबल को छील लिया, अब छीले कर डायरेक्ट थोड़ी लगाएंगे। तो केबल को उपकरण से जोड़ने के लिए जिस युक्ति द्वारा अपन लगाते हैं उसी को अपन लग कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे लग को ही केबल सूज कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसे ही हम थिम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसे ही हम कर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ लग कह दो, केबल सूज, यहाँ पे केबल सूज कहते हैं, इसी को ही कर्णक यानी थिम्बल कहते हैं। और भैया ये किसकी बनी होती है, तो देखो ध्यान से, केबल के प्रारंभिक व अंतिम सिरे को किसी विद्युत उपकरण को जोड़ने के लिए प्रयोग की गई युक्ति बोलो क्या कहलाएगी, और यह एल्यूमिनियम, पीतल या तांबे की बनी होती। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे मैंने केबल ये छील ली तो इसके अंदर पसाएंगे, और पसाने के लिए इसको बीचेंगे। तो अपन ने
एक टूल्स पढ़ा था कि इसको बीचने के लिए, तो वो टूल्स कौन सा है? क्रिम्पिंग प्लायर या क्रिम्पिंग टूल्स कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अब ये जो लग होते हैं ये आकृति के अनुसार अलग अलग होते हैं। भैया यहाँ पे ये आयताकार है इसलिए आयताकार, ये गोल है इसलिए वर्ताकार यानी रिंग, ये इस तरह है एच आकृति में इसलिए इसे स्पेड लग कहते हैं। ये एच में तो है लेकिन आगे से घुमा हुआ है यो, तो इसे फ्लेज्ड स्पेड कहते हैं। और ये पिन की तरह आगे है तो ये पिन आकार का हो गया। तो ये लग भी हो गए कंप्लीट। अब क्या करते हैं, तार केबल पढ़ लिया तो भाई जोड़ तो बनाएंगे, तो तार को जोड़ो। तो जोड़ते क्या है, तारों के दो या दो से अधिक सिरे एक जगह अपन संयोजित कर देते हैं, समूह होता है, वही आपका तारों का जोड़ कहलाता है। पहला जोड़ आ गया ऐठा हुआ जोड़, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्विस्ट जोड़ या पिग टेल या रेड टेल जोड़ कहते हैं। अब भैया दो तार लिए उसको कान के ऐठ लगाते हैं, वैसे ऐठ लगा दी तो वो कौन सा बन गया, ऐठा हुआ जोड़ बन गया सीधा। शकल दे के नाम पूछेगा, नाम दे के शकल पूछेगा, बस दो ही काम है इसके। शकल दे के नाम पूछेगा, नाम दे के शकल पूछेगा। यह जोड़ तारों के सिरों को ऐंठ कर बनाया जाता है। इसका उपयोग सिरों पर ही लाइन यानी खंभों के ऊपर जो इंसुलेटर होते हैं तो वहां रोकने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। एक होता है मैरिड ज्वाइंट यानी विवाहित या गठबंधन, दोनों का गठबंधन कर दो। तो यहाँ भैया गठबंधन कर दिया, यहाँ पे बिल्कुल क्या एक सीधा है क्या ये, तो इसीलिए इसको सीधा जोड़ भी कहते हैं। तो लाइनों के मध्य में ये जोड़ बनाया जाता है। अगला जोड़ आता है आपका टी जोड़। कौन सा जोड़ है, टी जोड़ होता है। और ये लाइन के मध्य में अन्य लाइन निकालने के लिए इसका क्या करेंगे अपन, प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका ब्रिटानिया जोड़। कौन सा जोड़, तो इसमें क्या होता है, देखो तार बिल्कुल सीधा है और लास्ट में 90 डिग्री पर इसके सिरे को मोड़ दिया। इसका तार बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री पे मोड़ दिया और यहाँ एक तीसरा तार लिया और इसको लपेट दिया, है ना। तो ये जो जोड़ बनता है यही ब्रिटानिया जोड़ होता। क्वेश्चन पूछ लेता है कि तीसरा तार आपने लपेटा था, ये कितना क्या है, तो अपन कहेंगे जो मेन तार है ना इसका 1/3 होता है। और 1/3 नहीं आए तो लगभग 20 SWG वायर अपन यूज करते हैं। उपयोग तो अपन कहेंगे इसका उपयोग लाइन के मध्य में तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए करते। नेक्स्ट है ब्रिटानिया, ये भी है ब्रिटानिया ये है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ब्रिटानिया टी जोड़। तो टी के अंदर तो टी बनना चाहिए ना, बन गया। तो यहाँ पे सीधा है लेकिन लपेटेंगे नहीं, इसको ऐसे चुपचाप ऐसे इसके पास चिपका दो, चिपका करके तीसरे तार की सहायता से लपेट दो। तो यह ब्रिटानिया में तीसरा तार प्रयोग होता है। इसका उपयोग सिरों पर ही बड़ी लाइन से के मध्य से छोटी लाइन निकालने के लिए किया जाता है। अगला आता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। कौन सा, वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है। ये कैसा होता है, तो मेरे दोस्तों ये ऐसे होता है, ये दोनों को पहले समांतर में रखते हैं इतना सा, और इसको इसके ऊपर लपेट देते हैं, इसको इसके ऊपर लपेट देते हैं। और ये जो जोड़ होता है सबसे मजबूत, इसकी तनन सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती। इसका उपयोग सिरों पर ही चाहे वितरण हो चाहे पारेषण लाइन हो उसके मध्य किया जाता है। तो यह जोड़ अधिक दाब को सहन करता है। इसका उपयोग ये तो अलग है। स्कार्फ जोड़ यानी कि इसमें क्या है, ऐसे छिल रहे हैं ये आगे से यो, और इसको चिपका कर बनाते हैं। तो ये घरों में जो अर्थिंग तार होता है उसके जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे कम तनन दाब होता है इसका और सबसे अधिक होता है इसका। टैप जोड़ तो 2 mm तक के जो जोड़ होते हैं वो टैप जोड़ होता है। और किसके अकॉर्डिंग जोड़ बनाए जाते हैं, तो नियम 75 के अकॉर्डिंग अपन जोड़ बनाते। अब आती है वायरिंग। क्या आती है, वायरिंग। तो अपन भाई मकानों में घरों में जो तार स्थापित करते हैं सप्लाई के लिए उसी को अपन क्या कहते हैं, वायरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे किसी भवन में विद्युत शक्ति उपयोग की सुविधा उपलब्ध करना ही बोलो क्या कहलाता है, वायरिंग कहलाती। घरेलू विद्युत वायरिंग में तारों की रेटिंग 1100 वोल्टेज होती है। क्या, यानी कि जो वायर प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो उसकी ग्रेड कितनी होती है, तो 1100 वोल्टेज होती। यानी 1100 वोल्टेज देने पर भी उसका इंसुलेशन खराब नहीं होता है।
वायरिंग के आरेख, तो आरेख भाई 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिन्यास यानी लेआउट, और ये बिल्कुल सबसे सीधा और सरल होता है। दूसरा होता है आपका अधिष्ठापन यानी इंस्टॉलेशन डायग्राम। एक होता है परिपथ आरेख यानी सर्किट डायग्राम, और एक होता है तार स्थापना आरेख यानी वायरिंग आरेख। अभी केवल नाम अपन को याद करना है। फिर आते हैं वायरिंग के प्रकार की ओर। नाम याद रखिएगा भैया, अभी अपने पास में क्या इतना टाइम नहीं है। वायरिंग सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है ऐसी वायरिंग जो कम समय के लिए स्थापित, जैसे दीपावली पे घरों में लगाते हैं, फिर अपन 2-3 दिन बाद में हटा लेते हैं। शादी समारोह में डेकोरेशन करते हैं तो वो भी वायरिंग है, वो भी 2-3 दिन बाद में हटा लेते हैं, यानी कम समय के लिए प्रयोग होती है, उसे तो कहते हैं अस्थायी यानी टेम्परेरी। और ऐसी वायरिंग जो परमानेंट करते हैं, घरों में स्थापित है जैसे परमानेंट ही है, तो ये कौन सी कहलाएगी? अपन परमानेंट यानी स्थायी वायरिंग आएगी। अब यहाँ पे जो अस्थायी वायरिंग होती है, ये कहाँ करेंगे? शादी समारोह, उत्सव, मेले आदि में करते हैं और कुछ समय के लिए करते हैं। अब ये भी 2 प्रकार की है। एक है फ्लेक्सिबल केबल, तो भैया शादी समारोह में, मेलों में करते हैं ना, वो कौन सी है? फ्लेक्सिबल, ठीक है। और एक होती है आपकी क्लिट वायरिंग। इसमें क्या है? चीनी मिट्टी के क्लिट बने होते हैं और उनको दीवार पे लगाए जाते हैं ऐसे, और इनके ऊपर तार लगा देते हैं। तो ये विधि होती है आपकी अस्थायी होने को तो, लेकिन ये क्लिट वायरिंग है। पर दोनों विधियों में सबसे बेस्ट पूछे तो ये क्लिट वाली अच्छी होती है। तो इसमें चीनी मिट्टी के क्लिट की सहायता से दीवारों पर पीवीसी या वीआईआर केबल स्थापित करते, और 2 क्लिट के मध्य अधिकतम गैप कितना होगा? 60 सेंटीमीटर होता। और एक याद रख लेना कि जो बहुमंजिला इमारत होती है, फ्लैट होती है, उसमें तो वायरिंग की कौन सी प्रणाली होती है? तो उसे ट्री प्रणाली कहते हैं। कौन सी प्रणाली कहते हैं? ट्री प्रणाली कहते हैं। आगे अपन कहते हैं कि यहाँ पे जो 2 क्लिट है उसके मध्य गैप तो कितना होगा? यहाँ पे 60 सेंटीमीटर होता है, और भैया धरातल से कितना ऊपर होना चाहिए? तो अपन कहते हैं 1.5 मीटर होती है। अब अस्थायी वायरिंग के लाभ और हानि क्या है? तो भैया केबल कम प्रयोग होती है। एक तो सीधी सटी यूं ही ले जाओ, और एक अंडरग्राउंड होते हुए लेके जाओ, तो इसमें केबल क्या है? कम प्रयोग। इसको स्थापित करने में बहुत कम समय लगता है। भाई शादी समारोह में डेकोरेशन करते हैं, तुरंत कर देते हैं। वायरिंग की लागत मूल्य है ना, तो ये आप लाभ हानि होते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्थायी वायरिंग यानी परमानेंट वायरिंग। तो यह वायरिंग जो अनेक वर्षों तक स्थापित होती है उसे स्थायी वायरिंग कहते हैं, और इसके निम्न प्रकार है। तो भैया कैसिंग कैपिंग, आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की एक वो रहती है फंटी सी, जिसको दीवार पे लगाकर उसमें वायर डाल के एक और ऊपर से लगा देते हैं, तो वही क्या कहलाएगी? कैसिंग कैपिंग। तो ये पीवीसी या लकड़ी की, आजकल लकड़ी की तो बनाते नहीं है, आजकल तो पीवीसी की होती है। लकड़ी की पूछ ले तो किसकी बनेगी? सागवान, जिसको सागवान या इंग्लिश में टीक कहते हैं, या फिर चीड़ की बनाते हैं। तो यहाँ कैसिंग कैपिंग दीवारों पर राउल प्लग द्वारा कस करके स्थापित करते हैं। तो ये ध्यान रखना, कैसिंग कैपिंग का आकार ये ध्यान नहीं रखना है, कैसिंग कैपिंग बस। यहाँ पे होता है बैटन वायरिंग। अरे बैटन वायरिंग ये क्या है? तो अपन सीधा कहते हैं कि भैया इसमें लकड़ी की फंटी होती है, ठीक है, लकड़ी की फंटी को दीवार पर लगा दिया, और इधर घुमाना है तो इधर घुमा दीजिए, ये भी लकड़ी की लगेगी। अब हम कह रहे हैं कि भैया इस पे तार लगा दो, तो ये तार लगा दिया, अब ये तो बिखरेंगे, तो इनको रोकने के लिए क्या है? पीतल की लिंक क्लिप, यानी ऐसे होती है, इसको लगा दिया, इसके ऊपर तार, और फिर इसको मोड़ दिया यूं, तो ये लिंक क्लिप होती है। तो 2 लिंक क्लिप के मध्य जो गैप होता है वो तो 15 mm होता है उधर स्थिति में, तो और क्षैतिज स्थिति में क्यों झूल जाएंगे ज्यादा गैप देंगे तो यहाँ अधिकतम 10 सेंटीमीटर, अरे mm नहीं है भैया, सेंटीमीटर है, ये सही करना भैया, ये सेंटीमीटर सब जगह, mm नहीं होगा, सेंटीमीटर करना है ना, क्योंकि 10 mm तो 1 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर है सब जगह ना। तो यानी उधर वो स्थिति में तो 2 लिंक के मध्य कितना? 15 सेंटीमीटर, और क्षैतिज अवस्था में 10 सेंटीमीटर का अधिकतम गैप। पास पास कितनी भी लगा दो, लेकिन अधिकतम गैप होता है। अब इसमें क्या याद रखना है अपन को? लकड़ी की न्यूनतम मोटाई 10 mm होती है, बस ये याद रखना। बाकी चौड़ाई जो होती है 12 होती है, 19, 25,
31-38 mm होती है। लकड़ी पर केबल को रोकने के लिए लिंक क्लिप होती है जो पीतल की बनी होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उधर स्थिति में दो लिंक के मध्य, अभी यहाँ तो सही लिख रखा है 15 सेंटीमीटर, यहाँ तो सही लिख रखा है, और क्षैतिज अवस्था में 10 सेंटीमीटर गैप होता है। यह वायरिंग की निम्न वोल्टेज पर प्रयोग करते हैं और इसमें CTS या TRS केबल प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको CTS या TRS वायरिंग भी कहते हैं। और यह वायरिंग उद्योगों या घरों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं लेड चित्र। तो भैया बैटन वायरिंग होती है ना, सेम टू सेम डिट्टो आपकी लेड चित्र होती है। 1% अंतर नहीं है, तो अंतर है क्या? तो वहां पे जैसे ये PVC केबल प्रयोग कर रहे थे, उस केबल की जगह अपन उस केबल के ऊपर कौन सी केबल चढ़ा, शीशे की परत चढ़ा दो, तो क्या कौन सी केबल बन गई? लेड चित्र केबल प्रयोग करेंगे। बस डिजाइन सब कुछ ऐसे कैसे सेम है। फिर आती है कंड्यूट पाइप वायरिंग। अब ये कंड्यूट पाइप वायरिंग क्या है? ऐसी वायरिंग जिसमें जो तार है, केबल है, वो पाइपों में डालकर स्थापित करते हैं, तो उसे कंड्यूट पाइप वायरिंग कहते हैं। इस वायरिंग में केबल तार है वो कंड्यूट पाइप के अंदर स्थापित करके की जाती है, तो यहाँ पे कंड्यूट वायरिंग कहलाती है। अब भैया कंड्यूट जो पाइप होते हैं ना, वो 4 प्रकार के पाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है PVC कंड्यूट पाइप, ठीक है, जो अपन RCC के अंदर डालते हैं। अरे आवाज नहीं। यहाँ पे जो RCC के अंदर या लाइट फिटिंग के लिए जो PVC प्लास्टिक के पाइप लेते हैं, वो आपके PVC कंड्यूट पाइप है। फ्लेक्सिबल ऐसा पाइप हो PVC का जिसको रस्से की तरह घड़ी डाल ले, जिसमें चूड़ी ऐसी बनी होती है, वो पाइप होता है फ्लेक्सिबल। आयरन यानी लोहा कंड्यूट पाइप, यानी जो PVC होता है सेम ऐसा ही पतला होता है, लेकिन वो लोहे का बना होता है, तो वो भी यूज करते हैं। अब एक दे दिया फ्लेक्सिबल आयरन, यानी लोहे का हो और रस्से की तरह घड़ी डाल ले, लोहे का हो और रस्से की तरह घड़ी डाल ले। तो ऐसा पाइप देखो, मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल के अंदर क्लच वायर होता है, ब्रेक वायर, तो वायर नहीं, वो वायर किस में जाता है? तो एक नली सी होती है ना, और वो नली सी खूब यूं घड़ी डाल लेते हैं। कभी ऊपर से चीर के देख, ऊपर तो रबड़ चढ़ रहा है, तो उस रबड़ को हटा के देखना है कि लोहे की सी नली की निकलेगी आपको, और उसको घुमा भी सकते हैं। तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट। और ध्यान रखना, इस फ्लेक्सिबल को ही ग्रीनफील्ड पाइप कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इसका कोई व्यास तो बता दो। तो ध्यान रखना, आंतरिक व्यास अगर न्यूनतम पूछता है तो 15 mm होता है, और अधिकतम पूछे तो कितना? 65। कितना? 65 लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, आगे आएगा शायद। तो यहाँ पे कंड्यूट पाइप का आंतरिक व्यास 15 mm और अधिकतम पूछे तो 65 mm होता है। और यह यह वायरिंग 2 प्रकार की है। पाइप को या तो दीवार के ऊपर लगा दो, तो उसे क्या कहेंगे? सतही वायरिंग। और पाइप को दीवार के अंदर स्थापित करो, तो उसे कहते हैं भूमिगत। तो आजकल बाहर लगाते हो अंदर, तो आजकल अंदर लगाते हैं, इसलिए बोलो कौन सी वायरिंग होगी? वो भूमिगत। तो यहाँ पे अपन कहते हैं सतह कंड्यूट पाइप वायरिंग। तो देखो, ये सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग, तो नॉर्मली अपन ने क्या कहा कि देखो इसने तो डिजाइन ही अलग बना दी, फिर कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना कि ये पाइप जो है बराबर है व्यास के, एक जगह बिल्कुल पतला कर दिया, ये मोटा है। देखो यहाँ पे ये पाइप है और एक पाइप ये है, और यहाँ पे बैंड लगा दिया, और भाई इस बैंड को रोकने के लिए सैडल्स का प्रयोग करते हैं, और 2 सैडल्स के मध्य 60 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए अधिकतम। न्यूनतम तो आप पास लगा दो, लेकिन अधिकतम गैप कितना हो सकता है? तो यहाँ पे, और यहाँ पे जो बंकन कोण होता है, ये इसे क्या कहते हैं? बंकन कोण कहते हैं। यह वायरिंग भवन यानी प्लास्टर के ऊपर की ओर पाइपों द्वारा स्थापित करते हैं, और दीवार पर पाइप को रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? और 2 सैडल्स के मतलब कितना गैप? और पहली सैडल्स और कोई बोर्ड है या कंट्रोल बोर्ड है, जंक्शन बोर्ड है, तो उसके मध्य कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होता है। तो 25 mm कंड्यूट पाइप के लिए 20 SWG की सैडल्स अपन प्रयोग करते हैं। कंड्यूट पाइप को 90 डिग्री मोड़ने के लिए बैंड प्रयोग करते हैं, जिसमें
बैंड कोण यानी बंकन कोण की जो त्रिज्या होती है 7.5 यानी कि ऐसे होता है, तो ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी। इसका उपयोग घरों में, उद्योगशालाओं में, प्रयोगशालाओं में, गोदाम, बैंक आदि में किया जाता है। बाकी भैया ये यांत्रिक चोट से, आग से पूर्णतः सुरक्षित होती है। और जो सबसे बेस्ट होती है, और इसको कैसे, तो देखो भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है जिसे डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। और लेटेस्ट आजकल जो घरों में स्थापित करते हैं वो यही होती है। इसमें क्या करते हैं, दीवार होती है, दीवार पे जरी काटी जाती है और उसमें पाइप डालकर ऊपर से लगा दी जाती है। ये सबसे बेस्ट होती है। इसको स्थापित करने में समय अधिक लगता है, सबसे महंगी होती ही है और यांत्रिक चोट व आग से भी पूर्णतः सुरक्षित होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बस बार वायरिंग। अब ये बस बार वायरिंग कौन सी होती है, तो अपन कहते हैं कि भैया अनेक मशीनों को एक साथ चलाने के लिए आयताकार, चपटी आयताकार जो चालक होता है, पत्ती होती है, उसी को अपन बस बार कहते हैं। ये एल्यूमिनियम या कॉपर की होती है और इसमें धारा घनत्व जो होता है वो कॉपर का ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। बस बार कौन से आकार की, आयताकार चपटी पत्तियों की बनी होती है, ठीक है। इसका उपयोग अनेक पावर मशीनों को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। रेलवे लाइन है, अल्टरनेटर या का तुल्यकालीकरण आदि में किया जाता है। और बस बार तांबा या एल्यूमिनियम की बनी होती है। सामान्यतः बस बार किसकी प्रयोग करेंगे, एल्यूमिनियम। और तांबे के अंदर जो धारा घनत्व होता है वो 165 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि आपके एल्यूमिनियम में कितना होगा, 148 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसकी जो रेटिंग होती है वो धारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी होती। यहाँ पावर वायरिंग की बात करते हैं तो भैया पावर वायरिंग में जैसे मोटर है, एक्सरे मशीन है आदि बड़ी मशीनों के लिए जो अपन वायरिंग करते हैं उसी को अपन पावर वायरिंग कहते हैं। एक जैसे की बात करते हैं यहाँ पे नियंत्रण वायरिंग। तो भैया नियंत्रण जो वायरिंग होती है, घरों में एसी लगाते हैं या हीटर लगाते हैं तो उसके लिए जो प्रयोग करते हैं, यानी एसी यानी एयर कंडीशनर या हीटिंग उपकरणों के लिए होती है, वो आपकी कंट्रोल वायरिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें दो पैनल यानी कंट्रोल पैनल प्रयोग करते हैं। संचार यानी मनोरंजन, यह वायरिंग संचार उपकरण जैसे टीवी है, रेडियो है, टेलीफोन है, नेटवर्क है, फैक्स है आदि मनोरंजन उपकरण जैसे कि आपके ध्वनि है, डाटा है, सीसीटीवी है, वीडियो आदि के लिए जो घरों में स्थापित करते हैं वो संचार या मनोरंजन वायरिंग कहलाती है। आजकल क्या है, पहले तो अपन क्या करते थे यार, ऊपर छतरी लगा दी, डिश लगा दी और उसकी केबल है कोई भी जैसे बारी है या कोई गेट वेट है उसमें से होल करके निकाल लिया। आजकल अपन कहते हैं भैया मैं सब कुछ लगाऊंगा, सब कुछ अंदर होते हुए आनी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरी टीवी यहाँ लगेगी तो डिश की केबल यहीं आनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आजकल ऐसा पहले ही बता देते हैं। डिश केबल में जो तांबा तार होता है वो एक ही होता है केवल। अपन डिश की डोरी लगाते हैं ना टीवी में, तो एक ही तार होता है, एकल कोर, और उसका जो व्यास होता है वो 14 या 16 SWG में होता है। एक होती है घंटी वायरिंग। तो भैया यहाँ पे घंटी को नियंत्रण कीजिए, तो यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए घंटी तो एक होती है लेकिन कमरे तो अनेक होते हैं। तो पुश बटन की जो संख्या होती है वो लैंपों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है, और घंटी होती है एक। यह वायरिंग होटल, बैंक, धर्मशाला आदि में प्रयोग की जाती है। और एक घंटी को अलग अलग स्विच से क्या किया जाता है, परिचालित किया जाता है। तो इसमें स्विच की संख्या लैंपों की संख्या की क्या होती है, बस ये लाइन मोस्ट है इसमें। यहाँ पे अपन कहते हैं टनल वायरिंग या सुरंग वायरिंग, यानी उसके अंदर अपन प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक लाइन याद रख लेना, इसमें 2 वे स्विच की संख्या लैंपों की संख्या के बराबर है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बस। यानी टनल वायरिंग में सभी 2 वे स्विच प्रयोग करेंगे और 2 वे स्विच की संख्या लैंपों की संख्या के
बराबर होती है। ये लाइन याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है आपको गलियारा वायरिंग, जिससे अपन कॉरिडोर वायरिंग कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इस वायरिंग का उपयोग कॉरिडोर में किया जाता है और इसमें प्रत्येक लैंप को 2 जगह से ऑन ऑफ करते हैं। इसमें 2 वे स्विच की संख्या लैंपों की संख्या से 2 गुनी होती है, यानी एक लैंप के लिए अपन कितने स्विच प्रयोग करेंगे, 2। तो यहाँ पे जैसे 5 लैंप है तो 2 वे स्विच की संख्या कितनी होगी, 10 होती है। तो ये देखो यहाँ पे एक स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां लैंप है 4। यहाँ पे आता है बैंक, कह दो बैंक है ना, तो बैंक है, हॉस्टल है, जेल वायरिंग। तो उनमें जब वायरिंग की जाती है तो उसमें ऐसा सिस्टम किया जाता है कि प्रत्येक जो कैदी है या हॉस्टल रूम है अपने कमरे की लाइट को ऑन ऑफ कर सके, लेकिन हॉस्टल का मालिक आ जाए, जेल के अंदर जेलर आ जाए और वो चाहे कि नहीं मैं एक साथ सारे लट्टो जोड़ना चाहता हूँ, तो एक स्विच को दबाएगा और एक साथ सारे वो जड़ जाएंगे ऑटोमेटिक, चाहे वो बंद कर रखे हो कमरे से। फिर उनके हाथ में कंट्रोल नहीं होता, रिमोट कंट्रोल होता है। तो रिमोट कंट्रोल होता है ये, इसमें मास्टर स्विच होता है एक क्या होता है, मास्टर स्विच होता है। तो इसमें 2 वे स्विच की संख्या तो लैंपों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन इसमें एक मास्टर स्विच और होता। अब इसमें क्या पूछेगा, आपसे कहेगा कि बैंक वायरिंग या जेल वायरिंग में 6 लैंप है तो टोटल स्विच की संख्या 7, लेकिन वो कह दे कि जेल वायरिंग में लैंप की संख्या 6 है, तो बताओ 2 वे स्विच की संख्या तो 6। बस ऐसे बता, टोटल पूछ ले तो 1 बढ़ाकर बताओ, और वो केवल 2 वे स्विच की संख्या ही पूछे तो अपन 6 करेंगे, ठीक है ना। एक होता है गोदाम वायरिंग यानी गोडाउन। तो इसमें क्या करते हैं, देखो 1, 2 और 3, लेकिन लैंप देखो 1, 2, 3, 4। तो भैया इसमें लैंपों की संख्या से 1 कम रखा जाता है 2 वे स्विच, लेकिन टोटल स्विच की संख्या पूछ ले तो लैंपों की संख्या के बराबर होता। अब इसमें क्या है, एक बार में एक ही लैंप जलेगा, बस एक बार में एक ही लैंप जलेगा, चाहे तो आप इस कमरे में चले जाओ, चाहे इसमें चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, एक साथ 2 लैंप नहीं जलेंगे। इस वायरिंग में एक लैंप को 2 जगह से ऑन ऑफ करते हैं। इसमें एक समय में केवल एक ही लैंप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें लैंपों की संख्या यानी लैंपों की संख्या के बराबर, इसमें लैंपों की संख्या स्विच के बराबर होती है, लेकिन यानी 1 वे स्विच, एक तो 1 वे होता है और 3 2 वे स्विच 4 लैंप के लिए होते हैं, ठीक है। और तो ये फिर कोई वो नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे तो अपन कहते हैं भैया एक लैंप को कैसे लगाऊं, एक लैंप को ऐसे लगाओ, इसमें न्यूट्रल तार सीधा ले लो और एक फेज तार, और फेज तार में ये स्विच लगा दो, तो ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जीने की वायरिंग होती है तो ये जीना हो गया, और जीना ऐसे होता है तो भैया एक 2 वे स्विच यहाँ लगेगा, एक 2 वे स्विच यहाँ लगेगा, यहाँ आपका लैंप लगेगा, ऊपर वाला तार ऊपर वाले में लगा दो, नीचे वाला नीचे में लगा दो, बीच वाला लैंप पे दे दो, और एक न्यूट्रल सीधा यहाँ दे दो और सप्लाई दे दो, यहाँ जीने की वायरिंग हो जाएगी। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट का डायग्राम और है, पूछ ले तो यहाँ ये तो है ट्यूब, यह है स्टार्टर। तो भैया स्टार्टर के 2 टर्मिनल होते हैं तो इसके टर्मिनल से जोड़ दो, और इसके 2 बचेंगे, एक तो ऐसे आ जाएगा और एक सीधा चौक से आ जाएगा, बस। तो यहाँ पे तार केबल जो वायरिंग चैप्टर है अपन ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया है। अब इसको आप बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, और यदि आपने अभी मैराथन क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप मैराथन क्लास को भी देखिएगा जो रामबाण क्लास है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।